हेलो एवरीवन, ये एडिटेरिया का पेपर है 71th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट पेपर नंबर 9 है। इसमें करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें समितियां और विषय, कौन सी समिति किस विषय से संबंधित है ये बताना है, इसमें मिलान करना है। इसमें बात करें भंडारी समिति, भंडारी समिति इसमें ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन पर आधारित है। और राजा चेलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकंड, पूरा ग्रामीण जो PURA है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और जो PURA है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है 3, किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की। ये की VKRV राव। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 4, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है इसमें राष्ट्रीय आय भी, सकल घरेलू उत्पाद भी और प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन। 1, 2, 3 इसमें तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के शामिल किए जाते हैं आर्थिक समृद्धि में। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा संकुचन के बारे में बताना है। मुद्रा संकुचन जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की मांग अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन बोला जाता है। इसमें जुड़वां घाटा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वां घाटा कहा जाता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से बाजार दर बढ़ाने में सहायता करती हैं और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। इसमें होता है 7 के द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है 8 में फिलिप्स वक्र के बारे में बताना है। ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 9 में यहाँ पर पूंजी खाते और इसके घटक कौन से हैं, इससे क्वेश्चन आते ही है। प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, जो FDI होती है ये भी होती है, पोर्टफोलियो FPI ये भी पूंजी खाते में ही होता है, और विदेशी ऋण भी और विदेशी सहायता भी। तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस करेक्ट है। तो ए आंसर इसका सही है। पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया था? ये सोवियत संघ से लिया गया था। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस क्या होगा? यहाँ पर माइनस के प्लेस पर यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। इसमें माइनस मूल्य ह्रास, जो भी मूल्य ह्रास होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, और प्लस में विदेशों से प्राप्त निवल आय होता है। तो इसमें आंसर होगा सी, मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 12 में बोला हुआ है लेखक और इधर पुस्तक के नाम दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखी गई थी। तो ए का तीसरा सही है। ए का तीसरा 2 ऑप्शन में ए होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये लिखी गई। बैडेन पावेल, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनके द्वारा ये लिखी गई। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 13, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है, इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत करने के बाद बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14,
भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में शामिल था। और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं कौन कौन से इसमें शामिल थे। बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, ये शामिल था। बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, ये भी शामिल था भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में। पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 में यहाँ पर हरित क्रांति, और इसमें सही कथन पूछा हुआ है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, इसमें नहीं रहा था। हरित क्रांति के जो पहला चरण था 1960 के दशक के मध्य से 1970, तो इसमें यहाँ पर देखें हरित क्रांति, इसका भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई थी। तो इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए पहला गलत करने के बाद। दूसरा है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें डी में आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा ही, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 16, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 17, नाबार्ड के संबंध में देखने इसमें सही कथन बताने हैं। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन, यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष स्थान है। ठीक है, यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 18, ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन से कथन इसमें शामिल हैं? इसमें शामिल विषय बताने हैं कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण जो RRB से, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें RRB सहकारी ये भी शामिल है, और व्यावसायिक बैंक भी, भूमि विकास बैंक भी शामिल है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 19 में यहाँ पर सत्य कथन देखने हैं। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके बीच के बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसमें ओनली पहला ऑप्शन ही सही है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 20, राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों तथा सब्सिडी, जो शुद्ध सब्सिडी है उसको घटाकर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 21 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति, यहाँ पर उत्पाद है GDP, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? इसमें खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य, इसमें यहाँ पर देखें तो खाद्यान्न वितरण है, खाद्यान्न की खरीद भी, और खाद्यान्न के बफर स्टॉक का रख रखाव भी है। इसमें सभी है, इसमें पूछा नहीं है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 23 में यहाँ पर मिलान करके बताना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जो बड़े सामंत हैं उनको आवंटित भूमि, इसमें पहला ही ठीक है जागीरदारी व्यवस्था, राजस्व पट्टेदारों या तहसीलदारों को आवंटित भूमि, इसमें यहाँ पर इसका होगा जमींदारी प्रथा। प्रत्येक किसान को भूमि की गई जिसमें उसे उपपट्टे पर देने, बंधक रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बेचने का अधिकार होता है। तो इसमें यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था 1 बज के यहाँ पर, तो इसकी होगी ये
यहाँ पर सॉरी महालवाड़ी व्यवस्था। डी का तीसरा ऑप्शन, डी का तीसरा ऑप्शन बी आंसर इसमें करेक्ट है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 24 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई? नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1961 से 65 के दौरान जो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर हुई थी वो -0.1% देखी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 25 है, इसमें गलत कथन देखने हैं। जो ब्याज दर आरबीआई अपनी लंबी अवधि के ऋणों पर वसूलता है उसे रेपो दर कहा जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, रेपो दर की डेफिनेशन ये नहीं होती है। दूसरा है वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे भारत में बैंक रेट कहा जाता है। इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं, दोनों ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 26, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन देखने हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को की गई थी, तब इसकी संख्या 5 थी। इसमें गलत है पहला ऑप्शन, पहला गलत करने के बाद 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। अब या तो दूसरा करेक्ट है या फिर तीसरा ऑप्शन सही है। अब इसमें आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाली बैंक, जो इसमें भारत सरकार होगी उसकी 50% ही होती है, राज्य सरकार की 35% और जो स्पॉन्सर्ड होता है उसकी 35% साझेदारी होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है, 2 या 3 होगा तो दूसरा ही ऑप्शन सही है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन की बात करें, केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1997 में नए ग्रामीण बैंक थे उनकी स्थापना बंद कर दी गई। इसमें यहाँ पर गलत है ये ऑप्शन। नेक्स्ट है 27 है, इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार प्रचालन का संबंध आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इसमें हमें सही ऑप्शन, यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है, ना तो इसमें पहला होगा ना ही दूसरा होगा। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 28, कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है? जो गुणात्मक विधि है उसके अंतर्गत कौन सी विधियां नहीं आती है? खुले बाजार की क्रियाएं नहीं आती है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 29, प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखने हैं। पहला है प्रभावी राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इस घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देता है, जिससे विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन भी होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 30 में यहाँ पर मिलान करने हैं। राजकोषीय घाटा, इसमें राजकोषीय घाटा की बात करें तो यहाँ पर ये होता है ऋण दानों को, जो ऋण दान है उनको घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की यहाँ पर अधिकता, ये है बजटीय घाटा। अब इसमें बजटीय घाटा की बात करें तो इसमें कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता ये होता है। अब यहाँ पर राजस्व घाटा की बात करें इसमें तो ये होगा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। इसमें एक ही बच गया प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, तो ए आंसर इसमें सही है। 30 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ब्रेटन वुड्स निम्न में से किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है? जो ब्रेटन वुड्स है इसमें कहा जाता है ये, इसमें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहा जाता है और यहाँ पर कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को, WB। तो पहला और दूसरा ए में आ रहा है तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसमें ठीक है, IMF को और वर्ल्ड बैंक को कहा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें
32 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन भी इसमें बताने हैं। आरबीआई केंद्र सरकार का एक बैंकर है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। वह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम है उसको संचालित भी करता है। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है, चारों ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें बी में, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 33 में है निम्न उपायों में से किसके किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि बताना है और इसमें सही कथन देखना है। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, इसमें ये शामिल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन कट करने के बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तीसरा ऑप्शन भी इसमें शामिल होता है। 1 और 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, इधर यहाँ पर संस्था दी हुई है और इधर स्थापना वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI, इसमें यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1900, जो ICICI बैंक है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, तो पहले का चौथा है। और IDBI की गई थी 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 में की गई थी और सिडबी की 1990 में की गई थी, तो इसमें डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 35 मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। सही ऑप्शन देखना है, बढ़ती मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देती है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा जबकि उधार लेने वाले को नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो मुद्रास्फीति है इसे उधार देने वाले को घाटा होता है और उधार लेने वाले को इसमें फायदा होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ना तो इसमें 1 होगा ना ही 2 होगा। नेक्स्ट 36, इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस के विचारों पर आधारित थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1922 से मार्च 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना संचालित की गई थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो बल था वो रोजगार सृजन पर था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 37 है, इसमें सही कथन बताने हैं। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। जो जन्म दर है 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता कहलाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 38 भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, ये इसमें सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में और यहाँ पर दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में नहीं होती और शहरी क्षेत्र में भी नहीं होती। 1 और 2 ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 39 आयकर के संबंध में सत्य कथन देखना है। इसमें आयकर के संबंध में हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक प्रगतिशील कर है, ठीक है। दूसरा है यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। आयकर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है, यह एक प्रगतिशील कर है और प्रगतिशील कर प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरें में भी वृद्धि होती है। और आर्टिकल 270 के अनुसार भारत सरकार द्वारा ये आरोपित तथा संग्रहित किया जाता है और ये जो प्राप्त राजस्व होगा
राज्यों में फिर वितरण किया जाएगा, ना कि राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। जीडीपी डिफ्लेटर, जो जीडीपी डिफ्लेटर है, किसी देश के स्थिर मूल्यों एवं चालू मूल्यों के जीडीपी का एक औसत है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग मुद्रास्फीति के माप के लिए भी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये जीडीपी एट जो करंट प्राइस होगा डिवाइड में जो कांस्टेंट प्राइस होगा और इनटू में 100 करके इसको फाइंड किया जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 41, वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर काला अवधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि होती है, ये क्या कहलाती है? ये बताना, इसमें तिरछी मुद्रास्फीति होती है, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 42 में यहाँ पर भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किन से या किससे चालू खाते बनते हैं, इसमें ये बताना है। चालू खाता किन किन से बनता है? पहला ऑप्शन इसमें व्यापार संतुलन ठीक है बनता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विदेशी परिसंपत्तियां इससे नहीं बनता है। जो अदृश्य मदें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके संतुलन से भी बनता है। तीसरा ऑप्शन ठीक है। 1 और 3, इसमें 1 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 43, WTO कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स, जो सब्सिडी बॉक्स है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को अत्यधिक व्यापार विकृत करने वाला माना जाता है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, व्यापार को कम से कम विकृत करने के लिए माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें दूसरा ऑप्शन तो ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन सीमित कार्यक्रम से जुड़ी होती है और इसलिए उन्हें कमी की प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 44, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की बैंकों से मुख्य भिन्नता क्या होती है? जो एनबीएफसी होती है उसकी बैंक से क्या भिन्नता होगी? सी आंसर इसमें करेक्ट है। एनबीएफसी अपने यहाँ पैसे जमा करने वालों को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट है 45, किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? ये होती है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 46, निम्न में से किसने अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चयों के प्रयोग का सूत्रपात किया? ये किया गया यहाँ पर साइमन कुजनेट्स के द्वारा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 47, भारत में मुद्रा संबंधों नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है। ये है न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 48, जो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़वाला को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, सी आंसर इसमें करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट है 49 में इसमें गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही अधिक होगी। इसमें यहाँ पर जितनी पास होगी उतनी विषमता कम होती है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। आय की विषमता को कुजनेट्स विषमता वक्र से मापा जाता है। जो आय की विषमता होती है इसको लॉरेंज वक्र कैसे नापा जाता है, ना कि कुजनेट्स विषमता से। दोनों इसमें गलत है, गलत ऑप्शन देखना है, तो सी आंसर ठीक है, इसमें दोनों गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, डी आंसर 2 अक्टूबर 2009।
2 अक्टूबर 2009। सी में आ रहा है सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। आयात प्रतिस्थापन का संबंध अंतर्मुखी व्यापार नीति से है। यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 52। जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक इसमें शामिल हैं? इसमें कौन से घटक शामिल है ये बताना है। पहला ऑप्शन ठीक है, नियत समय अवधि शामिल है। फिर यहाँ पर देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय इसमें शामिल नहीं होती है, ये जीएनपी में शामिल होगी। तीसरा ऑप्शन है देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी धन प्रेषण इसमें शामिल नहीं होता है। विदेशियों द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन, ये भी शामिल होता है। तो 135 सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत इसमें 1966 से 1969 थी, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 54 है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया गया है? इसमें कौन सी मद है जिसे शामिल नहीं किया गया है? शुद्ध निर्यात व्यय, इसको शामिल नहीं किया गया है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है? इसमें यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को घटाना होता है, सी आंसर इसमें सही है। ये अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को घटाया जाएगा। नेक्स्ट है 56 यहाँ पर इसमें गलत ऑप्शन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आय का आशय निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है, इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आशय निवल या राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। यहाँ पर इसमें 56 2 बार प्रिंट है। नेक्स्ट है इसमें 57। एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें यहाँ पर पहला है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, गलत है। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि करने को, ये भी गलत है। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, इसमें भी ये भी गलत है। जो पूंजी निर्माण को बेहतर बनाती है वो देखना है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, डी में ही 4 आ रहा है। 57 का आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट है 58। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक इसमें कारक कौन से हैं? इसमें यहाँ पर भौतिक पूंजी भी, भूमि भी, श्रम भी, उद्यम भी, चारों ऑप्शंस ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें यहाँ पर नहीं है अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 60। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई J.M. कीन्स के द्वारा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 61। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? इसका उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन नीतियों को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य नहीं था, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 62। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बैंकों के नियंत्रक से नियामक में बदल गई, ठीक है पहला ऑप्शन।
निजी क्षेत्र के बैंकों में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई। ब्याज दरों को धीरे धीरे नियंत्रण मुक्त किया गया। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 63। 1991 में एलपीजी सुधारों को अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? इसमें एलपीजी सुधारों में अपनाने के प्रमुख कारण में देखना है कौन कौन से इसमें शामिल थे। इसमें यहाँ पर भुगतान संतुलन संकट भी, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट ये भी, उच्च मुद्रा स्फीति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का दबाव। सी आंसर इसमें करेक्ट है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 64। इसमें यहाँ पर नीति और विशेषताएं दी हुई हैं। उदारीकरण की बात करें इसमें तो उदारीकरण उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण हटाना, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण हटाना, तो इसमें पहले का जो होगा दूसरा होगा। फिर निजीकरण, निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करना, विनिवेश करना, इसमें यहाँ पर 2 3 1 2 3 1 ए में आ रहा है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 65। 65 है उदारीकरण की नीति ने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया गया। इसमें यहाँ पर कथन दिया हुआ है, फिर यहाँ पर है ये कारण। कथन ठीक है, इसका उद्देश्य नौकरशाही, विलंबता को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें यहाँ पर दोनों कथन भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 66। 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिशों ने प्रभावित किया था? ये नरसिम्हम समिति ने किया था, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 67। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जानी जाती है? ये जानी जाती है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 68। विश्व बैंक के संबंध में सही कथन यहाँ पर देखने हैं। यह मुख्य रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA इसमें शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला ऑप्शन अगर हम निकाल दें तो बी आंसर इसका निकल रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 69। इसमें कथन और कारण दिए हुए WTO ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का स्थान लिया। इसमें यहाँ पर ठीक है कथन, गैट के पास व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत ढांचा और कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 70। 70 में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से समझौते विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत हैं? और इसमें यहाँ पर देखने ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। पहला है कृषि समझौता, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू जो ट्रिप्स है ये, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा है सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते GATS, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। इसमें चौथा ऑप्शन जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता इसमें शामिल नहीं है। 1 2 3 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 71। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक प्रतिशत हिस्से के अनुसार कितना है? इसमें 7वीं है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 72। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। पूंजीगत व्यय कैपेक्स में वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 तक इसमें सुधार हुआ, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और IT सेवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और IT सेवाओं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक इसमें नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें दूसरा ही है, तो दूसरा इसमें आ रहा है बी में, तो बी आंसर करेक्ट है।
नेक्स्ट है 73 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताना है इसमें। 2024-25 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स पहुंच जाएगा अमेरिकी बिलियन डॉलर में। ये पहुंच जाएगा 640, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 74 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6% है। ये 2024-25 के अनुसार है। नेक्स्ट है 75 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 76 भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना है। इसमें 8% की वृद्धि हासिल करनी है। डी आंसर करेक्ट है। 77 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गई है। ये 209.4 गीगावाट पहुंच गई है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 78 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें देखना है और इसमें कोड भी दिए हुए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। इसमें पहला देखें 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन इसमें यहाँ पर 310, पहले का इसमें फोर्थ है ये 332.3 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर की बात करें तो 3.2% है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान इसमें है यहाँ पर 16%, और फिर बाकी का इसमें बच गया तो ये होगा यहाँ पर 55.6 बिलियन, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 79 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पिछले 5 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। इसमें ना तो एक ना ही दो, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 80 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान देता है। इसमें 55% का देता है। सी आंसर करेक्ट है। सेवा क्षेत्र का बताया है 2024-25 के लिए। नेक्स्ट है 81 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल जिससे 2030 तक वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बचत हो सकती है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है भारत के कार्बन सिंक में 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य की तक बढ़ गया है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता के 49% तक पहुंच गई है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये 46.8% पहुंची है, ना कि 49%। 1, 2 ए में आ रहा है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 82 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी जो LFPR है वो कितनी है। इसमें है यहाँ पर 41.7%। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 83 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में देखना है सही ऑप्शन कौन से हैं। हाल के 3 वर्षों में CPI मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है हाल के 3 वर्षों में WPI मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति से अधिक रही है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ए में आ रहा है, ए आंसर ही सही है। नेक्स्ट है 84 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये 6.2% का लगाया गया है। सी आंसर इसमें
सही है। नेक्स्ट है 85 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किन दो उभरते क्षेत्रों को विकसित भारत दृष्टिकोण के तहत रोजगार सृजन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के रूप में रेखांकित किया गया है। ये किया गया डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा को। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 86 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय है, इसमें है 48%। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 87 में अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का कुल निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर में बताना है, कितना है 437.1 है, ये ए आंसर है। 88 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है 19.4%। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 89 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक उपभोग व्यय में असमानता का एक माप है, ये है इसमें घटता रहा है। ए आंसर इसका करेक्ट है ये। 90 अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए फंड है, इसमें यहाँ पर 50,000 करोड़ का है, ए आंसर सही है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक कितनी बार बजट पेश किया गया है, इनके द्वारा 8 बार किया गया है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 92 बजट 2025-26 का विषय क्या रहा है, इसका विषय है यहाँ पर सबका विकास। सबका विकास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 93 निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है भुखमरी का उन्मूलन, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 94 बजट 2025-26 के अनुसार कौन सा विकास का इंजन इसमें शामिल नहीं है। कृषि भी है, निवेश भी है, निर्यात भी है, लेकिन उद्योग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 95 केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं, इसमें किए गए हैं केवल 4, इसमें केवल 4। इसकी बात करें कौन कौन से, कराधान भी है और इसमें वित्त भी है और बिजली भी है, विनियामक इसमें सुधार भी है, 4 है। नेक्स्ट है इसमें 96 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बजट का कुल आकार लाख करोड़ में कितना है, ये है 50.65 लाख करोड़, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 97 केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, इसमें है 4.4, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें 2025-26 में सरकार के आय के स्रोत के बारे में बताना है और सरकार के आय में योगदान के घटते क्रम में भी व्यवस्थित करना है। उधार और अन्य देनदारियां इसमें 24% है, तो इसमें घटते हुए क्रम में लिखना है, तो पहला इसका 24% है। निगम कर की बात करें तो 17% है और सकल सेवा कर, इसकी सेवा कर की बात करें तो इसमें 18% है। आयकर की बात करें इसमें है 22%, तो पहले स्थान पर होगा ए, फिर उसके बाद होगा सी आयकर, आयकर का इसमें 22% है, सी, उसके बाद डी होगा और फिर उसके बाद बी होगा, ए सी डी बी, तो बी ऑप्शन में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 99 केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में गलत कथन की इसमें पहचान करनी है, इसमें गलत कथन बताना है। इसमें पहला देखें, प्राथमिक घाटा 2,92,598 करोड़ है, इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। राजकोषीय घाटा इसमें 15,70,936 करोड़, इसमें ये नहीं है। इसका ये राजकोषीय घाटे की बात करें तो 15,68,936 करोड़ है, ना कि इतना, तो बी ऑप्शन जिसमें होगा वो गलत होगा ही, ए और डी तो होगा ही नहीं। फिर इसमें सबसे अधिक मद रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है, इसमें यहाँ पर ठीक है सी ऑप्शन भी। संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा 4.5 लाख तक है, डी ऑप्शन भी इसमें गलत होगा। तो ए और डी,
इसमें बी और डी, सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें 100। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहाँ आवंटित की गई है? ये की गई है ब्याज भुगतान के लिए, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 101/2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान इसमें तीसरा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 102। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में उच्चतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि के लिए अवरोही क्रम की पहचान इसमें करनी है। इसमें सबसे पहले मधेपुरा है, फिर है किशनगंज, मधेपुरा से, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर इसमें कितनी है? ये 59.8% है, 59.8 इसमें आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 104। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें यहाँ पर ये सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 105। 2011 की जनगणना के अनुसार गलत ऑप्शन इसमें देखना है। बिहार का लिंग अनुपात 935 था, सी आंसर इसमें गलत है। ये बिहार का लिंग अनुपात 935 था। बिहार का जो बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है, वास्तविक लिंगानुपात जो है वो है 918, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। गलत पूछा हुआ है, गलत यही है। 106 बिहार जनगणना 2011 के अनुसार, इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। इसमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिले की बात करें तो ये पटना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, इसमें यहाँ पर ये गोपालगंज है, और फिर चौथे का इसमें डी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 106 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है 107। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कितने युग्म सही है। इसकी अधिसूचना 6 जून 2022 को जारी की गई। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन, इसका संचालन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा किया जाता है। इसका संचालन इसके द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि ये जाति सर्वेक्षण बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जाति जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे, चौथा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। 3 ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 108। जाति सर्वेक्षण 2022 के बारे में देखना है, और इसमें यहाँ पर मिलान भी करने हैं। इसमें देखें ओबीसी का इसमें 27.12% है। पहले का इसमें चौथा या तो बी होगा या फिर डी होगा। बीसी की बात करें तो ये 36.01% है, तो बी का इसमें तीसरा, बी का तीसरा इसमें आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 109। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के क्रम को इसमें व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर हिंदू, फिर उसके बाद है मुस्लिम, और फिर उसके बाद ईसाई, और फिर बौद्ध, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 110। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसमें 1931 में की गई थी, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 111। चक्रवात दाना का नामकरण भारत द्वारा किया गया था, इसमें गलत है, ये कतर के द्वारा दिया गया था, ना कि भारत के द्वारा। 2024 में यह चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात था, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, सही बताना है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 112।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं सही कथन। इसमें पहला ऑप्शन है वैश्विक स्तर पर 2024 में GHI स्कोर 18.3 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है GHI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। गलत है, ये प्रतिवर्ष द्वारा जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2030 तक भुखमरी समाप्त करने की संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 113 देश का पहला लेखकों का गांव, ये उत्तराखंड है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 114 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा काबो वर्डे के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला दूसरा देश कौन है? इसमें है ये मिस्र। ए आंसर इसमें करेक्ट है। 115 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला दिया है? ये दिया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। बी आंसर करेक्ट है। 116 है MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? ये 1.1 बिलियन कर रहे हैं। बी आंसर इसका सही है। 117 जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया केली कोलंबिया में। तो ए आंसर इसमें सही है। 118 मूनलाइट कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? ये है चंद्रमा के लिए संचार और नेविगेशन बुनियादी ढांचे का विकास। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 119 भारत सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है, जहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और सामरिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा? ये नागया लंका आंध्र प्रदेश में। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 120 भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा के ऐतिहासिक संदर्भ में सही कथन इसमें देखने हैं। यह प्रतिमा यूनान की न्याय की देवी से प्रेरित है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है भारत में यह प्रतिमा सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये 17वीं सदी में लाई गई थी, ना कि 19वीं सदी में। तो पहला ऑप्शन ए में आ रहा है। ए आंसर ठीक है। 121 है भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये हरियाणा बना है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 122 घोटालों से बचो अभियान केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर ये शुरू किया है? ये किया है मेटा के साथ में। ए आंसर सही है। मेरी पंचायत ऐप केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, इसका संबंध है, ये है स्थानीय मौसम से। तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124 स्काई स्कैनर की 2025 की ट्रैवल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन है? इसमें शिलांग मेघालय। डी आंसर करेक्ट है। हाल ही में बिहार में 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें गलत है? गलत इसमें बताना है भागलपुर सिलिका। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 126 से हाल ही में खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी जगह किस पुरस्कार को शुरू किया है? ये किया है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार को। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 127 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? ये दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 128 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया? ये दिया गया निहान हिंडाक्यो को। सी आंसर इसमें
सही है, ये जापानी एक संगठन है। नेक्स्ट है 129, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? ये माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में दिया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। ये आर ओ यूपी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है 130, नीचे दिए गए कौन सा कथन इसमें मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें यहाँ पर यह योजना सभी निजी कार मालिकों को लाभ पहुंचाएगी, इसमें ये गलत है। यातायात के लाइव अपडेट हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार राज्य बन गया है, ये बना है चौथा, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, हाल ही में अररिया जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है, पहला ऑप्शन गलत है। यह मंजूरी बिहार सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग ने दी है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, सही ऑप्शन ना तो एक होगा ना ही दो होगा। 133 है, इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं, गलत ऑप्शन कौन से हैं? पहला है 13 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत की गई। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। इस दौरान बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाया गया। दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, गलत पूछा गया है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 134 है, राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि चक्र में मानक तैयार करना, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 135, भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव AI मॉडल किसके नेतृत्व में विकसित की जा रही है? ये की जा रही है IIT मुंबई, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 136, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन ल्यूपैक्स को मंजूरी दी है। यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है? यह है जापान के द्वारा, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 137, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? ये की गई केरल में, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 138, इसमें सही कथन देखने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक GHI में भारत का स्थान इसमें 105वां है। इसमें दूसरा ऑप्शन है, भारत में भूख के स्तर को देखते हुए इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो सी आंसर सही है। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर की सीधी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 102 फीट, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 104, बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया पटना में, तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ से मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला है, एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ माह बाद उसमें बी भी जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होता है वो 2:1 का होता है, और बी को कितने माह उपरांत जुड़ा, जो बी है वो कितने माह के लिए जुड़ा, तो इसमें रेशियो कितना हो रहा है 2:1 का। तो इसमें यहाँ पर देखें, इसमें हम मान लेते ए, जो ए जुड़ रहा था वो तो 12 महीनों के लिए, और बी को मान लेते इसमें 12 - x। अब इससे पता चल जाएगा कितने महीनों के लिए वो जुड़ा था। अब इसमें यहाँ पर 76,000, पहला तो इसमें 76,000 है ए का, और ये कितना 12 महीनों के लिए जुड़ गया। अब यहाँ पर इसका रेशियो को ही देखेंगे, फिर बी कितना है 57,000, और क्रॉस कितना होगा 12 - x हो जाएगा ये, और रेशियो इसमें दे दिया 2:1 का। अब इसमें कैलकुलेशन है, बाकी का कुछ भी नहीं है। इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ
यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पहले 8 आएगी, हमें b का निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 आएगी, b की वैल्यू निकालेंगे 12 माइनस के 8। तो इसमें यहाँ पर 4 महीनों के लिए जो b जुड़ेगा इसमें 4 महीनों के लिए जुड़ेगा, तो b का आंसर इसमें 4 है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें 141 का आंसर 4 है। नेक्स्ट है 142, ABC किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए 7:2:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुल लाभ 18% होता है। ए को 30%, बी को 20% कर चुकाना होता है। ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है तब ये निकल पाएगा। अब यहाँ पर इसमें बोला है 20 लाख रुपए है। अब यहाँ पर 20 लाख है और यहाँ पर इसका देखिए कुल लाभ कितना दिया इसमें 18% और डिवाइडेड बाय कितना है 100 है। अब इसमें 20 लाख है, यहाँ पर इसमें बाद में यहाँ पर 5 जीरो भी लग जाएंगे, तो 2 जीरो तो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पर बचेंगे और 1 जीरो ये है। 18 2 जा 36 इसमें यहाँ पर और 4 जीरो बाद में हो जाएंगे, तो 3,60,000 आ जाएगा। ये 3,60,000 ये रुपये आ गया। इसमें जो भी कुल 18% का लाभ हो रहा था। अब ए का व्यवसाय का हम निकाल लेंगे क्योंकि ए को कितना था 30% था। तो यहाँ पर ए का लाभ देखेंगे, ए का लाभ निकालने के लिए इसमें यहाँ पर 3,60,000 आया है। ये 3,60,000 और इसमें कितना था ए का इसमें 7 है 7 और डिवाइडेड बाई होगा यहाँ पर ये कितना है 7 2 9 और 1 10, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा 2,52,000 इसमें आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद 2,52,000 ये आ जाएगा। फिर बी का भी निकालेंगे तो बी का आएगा इसमें 72,000। फिर यहाँ पर इसमें देखना है कितना प्रतिशत अधिक है। अब अधिक के लिए निकालना है, इसका यहाँ पर निकालेंगे तो अधिक के लिए इसमें जो निकालेंगे इसमें इसके माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रतिशत है और कैलकुलेशन के बाद इसमें आएगा 206.25%। इसमें बस कैलकुलेशन है। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक का कोड इसमें ये दे दिया है, मेट्रो ट्रेन का कोड क्या होगा, इसमें मेट्रो ट्रेन का कोड बताना है। अब इसमें यहाँ पर देखना है एम को इसमें क्या बोला जाएगा, एम को क्या बोला जाएगा और इसमें एस को क्या बोला गया है, ई को क्या बोला गया है, यही इसमें देखना है। अब इसमें ई को इसमें यहाँ पर 5, ई को 5, एन को भी इसमें 5 आएगा और इसमें डब्ल्यू का भी 5 ही आएगा। तो इसमें यहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन होगा इसका ऑप्शन बनेगा इसमें बी। तो 45 296 291 और 5 ये बी आंसर करेक्ट है। इसमें 144 है। संख्या 100 से 499 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। इसमें यहाँ पर इकाई अंक, दहाई अंक ये लेकर देखेंगे और सैकड़ा तक। तो इसमें जो अंक आएंगे ये आएंगे 280। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 145। 145 है पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद हैं ए और बी। पानी की टंकी है और उसमें 2 छेद हैं ए और बी। केवल ए छेद खोलने पर जो टंकी है वो 30 मिनट में खाली हो जाती है। जो ए है और यहाँ पर बी है, 2 टंकी इसमें दे दी है। तो एक तो इसमें 1/30 प्लस का 1/20 हो जाएगा। अब दोनों को जब हम खोल देंगे तो कितने में खाली हो जाएगी ये निकाल ले रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 112, 1/12 आ जाएगा। अब ए और बी जो मिलकर करेंगे ये कर देंगे यहाँ पर कितने में खाली, इसमें यहाँ पर 10 मिनट में खाली कर देंगे। टंकी को खाली जो करेंगे ये 10 मिनट में खाली कर देते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है इसने 10 मिनट में ये खाली कर देते। तो इसका आया था यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 1/12, तो ये आएगा 5/6, 5/6 आएगा। अब इसमें यहाँ पर जो शेष भाग होगा टंकी खाली करेंगे इतने में जो 5/6 भाग होगा और जो टंकी का जो भाग बचा तो वो 1/6 भाग बच गया अभी। तो ए छेद जो होगा वो 30 मिनट लगाता है। तो 30 मिनट लगाता है यहाँ पर, तो 30
डिवाइड में ए का कितना आया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 5 मिनट आ जाएगा। अब जो टोटल निकालेंगे ए प्लस बी का तो आ जाएगा 15 मिनट, 10 प्लस के 15। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 146। 146 है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है। उत्तर दिशा की तरफ यहाँ पर 144 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबी जो एक पुल है उसको पार कर सकेगी। ये यहाँ पर अब कुल दूरी निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो कितनी है यहाँ पर 150 और प्लस के 250, तो इसमें आया यहाँ पर 400 मीटर, ये आ गया। अब रेलगाड़ी की गति दी है इसमें 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 144 और 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 8 जा होते यहाँ पर 144, 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया। तो अब यहाँ पर इसमें टाइम निकाल देंगे, टाइम हो जाएगा यहाँ पर जो भी इसकी कुल दूरी आई थी और डिवाइड में इसमें जो भी उसकी चाल थी, तो इसमें कितना आया 400 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 40 होगा, तो इसमें 0 और 4 से इसमें 10, तो 10 सेकंड में वो उसको पार कर लेगी। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 147, एक्स इक्वल्स टू ये दे दिया और इसमें यहाँ पर ये किसके बराबर है। अब इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 डिवाइड में 9 आ जाएगी और एक्स की जगह पर माइनस के 2/3 रख देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये माइनस के 5 आएगा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 148, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। इसमें 4 बहनें, उनकी जो औसत आयु है तो कुल आयु जो होगी यह आ जाएगी 28। यदि हम माँ की आयु को इसमें जोड़ दें, माँ की आयु को इसमें हम जोड़ देते हैं तो 6 वर्ष जो औसत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें 6 वर्ष यहाँ पर औसत बढ़ जाएगी, तो 4 बहनों की तो इसमें 28 आ गई, 4 बहनों की इसमें 28 हो गई। अब 4 बहन हो गई और एक माँ हो गई, तो कितने हो गए मेंबर, 5 हो गए यहाँ पर, ठीक है 5 हो गए। अब इसमें 7 वर्ष थी और 6 वर्ष और उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई 13 वर्ष हो गई, तो 13 5 या कितने हो गए यहाँ पर 65 ईयर्स हो गई। अब यहाँ पर पूछा है माँ की आयु, अब 65 में से 28 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 ईयर्स आ जाएगी, ये माँ की आयु हो जाएगी। सी आंसर इसमें सही है। इसमें यहाँ पर 149 में दिया हुआ है समीशन n इक्वल्स टू 1 to 10 2n प्लस का 1/2 हो तो s की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसमें यहाँ पर पहले हम पुट करके देखेंगे n इक्वल्स टू 1, फिर 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर 3 पुट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर 10 तक वैल्यू को पुट करना है। फिर यहाँ पर इसमें सीरीज बनेगी, इसमें सीरीज 2 बनेंगी, एक तो यहाँ पर 2 4 2 4 6 यहाँ पर 10, इस तरीके से यहाँ पर सीरीज बन जाएगी और जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी यहाँ पर 20, और एक जो सीरीज बनेगी वो बनेगी इसमें 1/2 प्लस के इसमें 1/2 प्लस के यहाँ पर इस तरीके से 10 बार हो जाएंगे तो 1/2, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें तो यहाँ पर बाद में 5 आ जाएगा इसका। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा और इसमें जो 1 2 3 इसका फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ पर n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होगा, तो n की वैल्यू कितनी आई है इसमें 10 और n-1 हो जाएगा 9 डिवाइडेड में 2, तो यहाँ पर 90 आया। यहाँ पर n प्लस के 1 होगा तो यहाँ पर 11 आएगा, प्लस के यहाँ पर 5, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 5 115, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 150, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपये तथा 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। इसमें यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, a इक्वल्स टू होता है p 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100, इसकी पावर कितनी होगी यहाँ पर n हो जाएगी। इसमें यहाँ पर a दिया हुआ है ये 2 वर्षों के लिए, n यहाँ पर 2 रखेंगे और a की जगह इसमें आएगा 40 24, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी बार में इसमें ये बनेगी, फिर उसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं यहाँ पर, डिवाइड करने के बाद आएगा इसमें 4913 डिवाइडेड बाई 4624 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई यहाँ पर 100, ये आया। अब इसको यहाँ पर जो 1 है इसको इधर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसमें फिर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आएगी इसमें 12.5%, यहाँ पर r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12.5%, ये आएगी। फिर इसमें यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू
चक्रवृद्धि ब्याज। सी आई की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो पी आ जाएगा, इसमें पी आ जाएगा। और पी के बाद में हम यहाँ पर राशि, हाँ राशि पूछा हुआ है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, तो पी की जो वैल्यू आएगी इसमें 4096 आ जाएगी। सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें बिहारी स्पेशल भी है, करंट अफेयर्स भी है और मैथ्स के भी सवाल दिए हुए हैं। 150 क्वेश्चन है।